91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां और उनसे जुड़े हुए कई तरह के कार्यक्रम हम आप तक लेकर आते हैं। फिलहाल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग से डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट और इनके साथ एक बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर भवतोष शर्मा भी मौजूद हैं और इनका विस्तृत परिचय आपसे करवाएंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट। तो अब जो अगली आवाज रहेगी वो है डॉक्टर भट्ट की। धन्यवाद नैनवाल जी। हमारे बीच में आज डॉक्टर भवतोष शर्मा वैज्ञानिक यूसर्क उपस्थित हैं और डॉक्टर भवतोष शर्मा काफी लंबे समय से पानी पे अनुसंधान कर रहे हैं और पानी की शुद्धता को लेकर के आपने कई प्रयास किए हुए हैं और कई तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। बच्चों में भी आपने काफी प्रोग्राम इस तरह की वर्कशॉप करवाई है। आज आप हमारे मुक्त विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पानी पे जो कार्यशाला है उस कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए आए हुए थे। तो हमने आपके अनुभवों को आप सभी श्रोताओं तक साझा करने के लिए आपसे एक विस्तृत जानकारी हम लेना चाह रहे हैं। और आपने नैनीताल झील के बारे में भी, वहां पे भी आपने जल की शुद्धता के लिए काम किया हुआ है। आपका अनुसंधान भी उस क्षेत्र में है और पिछले 10 से अधिक वर्षों से आप पानी की शुद्धता को लेकर के अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर भवतोष शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमको यह जानकारी दें कि जल संसाधन उत्तराखंड के परिदृश्य में कैसे सहायक हो सकते हैं और उनका क्या महत्व है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट जी का और नैनवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने हेलो हल्द्वानी के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं से जुड़ने का मुझे अवसर प्रदान किया। सभी का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों की दृष्टि से हम क्या विचार रखते हैं, तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ये जो उत्तराखंड हमारा हिमालयी प्रदेश है ये जल संसाधनों की दृष्टि से परिपूर्ण है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ जलवायु परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं जिनमें मनुष्य का जो भूमिका है, मनुष्य का जो रोल होता है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है और हम पानी की उपलब्धता होते हुए भी उसे पानी को उपभोग करने की दिशा में नहीं जा पाते हैं। उत्तराखंड में वैसे देखा जाए तो जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में जल संसाधनों के साथ साथ जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो भी सालाना पर्याप्त मात्रा में होती है। बस एक जरूरत होती है तो उस वर्षा जल को संचय करने की, संरक्षित करने की, भविष्य की जरूरतों के लिए उत्तराखंड में जल संसाधनों की दृष्टि से बहुत सारी जो देश की बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, यहीं से निकलती हैं। उनकी जो सहायक नदियां हैं, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, भागीरथी है और पिंडर नदी है। इधर हल्द्वानी की तरफ आते हैं तो दूसरी अन्य कोसी नदी, बहुत सारी नदियां, गोला नदी है, बहुत सारी नदियां यहाँ बहती हैं। और आज हमें जो जरूरत है वो एक सामूहिक ऐसे प्रयास की जरूरत है कि हमारी ये जो जल संसाधन है इनकी जो संरक्षण है उसकी दिशा में एक ठोस पहल हम कर पाएं। मिलजुल करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने प्रदेश के जल संसाधनों को संरक्षित कर पाएंगे और भविष्य की जरूरतों के लिए उनको तैयार कर पाएंगे। जल संसाधनों के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो स्थानीय स्तर पर हमारी जो परंपरागत जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, चाल हैं, खाल हैं, उनको भी संरक्षित करने की विशेष आवश्यकता है। सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है और एक जब सामूहिक समन्वित प्रयास होगा तो हमारे जो जल संसाधन है आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित तौर पर वो हमारे लिए उपलब्ध होंगे और जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। तो भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने प्रदेश के लिए हमें जल को आज ही संरक्षित करने का प्रयास करना होगा और हमारे जो जल संसाधन है उत्तराखंड राज्य के, उनको उचित तरीके से परंपरागत ज्ञान के साथ साथ वर्तमान विज्ञान के साथ जोड़ते हुए उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सही जानकारी दी। और हम सभी को मालूम ही है कि उत्तर भारत की अधिकांश नदियां उत्तराखंड के पहाड़ी इस क्षेत्र से होते हुए निकलती हैं। तो अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो जल भी बचेगा
और जल को बचाना है, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण को बचाना है, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आपसे, क्योंकि आपका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, तो मैं पुनः यह पूछना चाहूंगा कि जल स्रोतों की गुणवत्ता के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि हमारे श्रोताओं को यह जानकारी भी मिल सके। बहुत सही प्रश्न आपने प्रोफेसर आशुतोष भट्ट जी रखा कि जिसकी जानकारी हमको एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर जल की शुद्धता हम बनाए रखते हैं, जल स्रोतों की शुद्धता बनाए रखते हैं, तो हम पेयजल, जो पीने वाला जल है, वो शुद्ध ग्रहण करेंगे और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे। अब जल की जो गुणवत्ता है उसके अध्ययन के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन चूंकि हम सामाजिक जीवन में जल स्रोतों की गुणवत्ता के लिए अगर हम लोक व्यापीकरण की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं कि लोगों को जागरूकता आए कि हमारे पीने का पानी सही है या गलत है, उसको निर्धारित करने के क्या क्या भारत सरकार के BIS के मानक हैं पेयजल को गुणवत्ता को जो निर्धारित करते हैं, जिससे पता चलता है कि पानी पीने योग्य है। इस तरह के बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं, साथ साथ कुछ जैविक गुण भी होते हैं। तो इन सभी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, इन पैरामीटर्स की जानकारी अगर आम आदमी तक हम पहुंचा पाए तो हमारा जो आम जनमानस है वो जागरूक हो जाएगा और मनुष्य का जो बहुत मेहनत करके जो धन कमाया जाता है उसको बीमार होने की स्थिति में उसको जाने से रोका जा सकेगा। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य हानि है, जिससे जल जनित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे भी बचा जा सकेगा। जल को हम देख करके बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं, उसका रंग कैसा है, उसमें गंध तो नहीं है, वह किस स्थिति में है, कहाँ से लाया गया है, इस तरह की चीजों को हम देख करके जिन्हें महसूस कर पाते हैं, भौतिक गुण उन्हें कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ रासायनिक गुण होते हैं जिनको छोटी सी प्रयोगशाला के माध्यम से, छोटे से प्रयोगों के माध्यम से हम घरेलू स्तर पर भी यह जांच सकते हैं कि पानी में कोई इस तरह का प्रदूषण तो नहीं आ गया है, कोई जैविक प्रदूषण तो नहीं आ गया है। जैविक प्रदूषण से बचने के लिए हमें सबसे पहले जो घरेलू उपाय हम करते हैं, पानी को देख करके यह समझ लें कि पानी हमारा उपभोग करने लायक है या नहीं है। जरा सा भी अगर शंका हमें है, बिल्कुल भी हम उसे ग्रहण नहीं करें और उसको दूर करने के उपाय की दिशा में हम संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर जो जल के गुणवत्ता को पैरामीटर निर्धारित करते हैं, उनमें मुख्य मुख्य जो होते हैं, पानी की कठोरता क्या है, पानी में कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, पानी का TDS कितना है, पानी का pH क्या है, पानी में टर्बिडिटी तो गंदलापन, मटमेलापन तो नहीं है। इन सारी चीजों को हम अगर अध्ययन कर पाए, और सबसे सस्ता घरेलू उपाय यह है कि हमारे घर में जो भी जल आता है, चाहे वो पेयजल विभाग भेज रहा है, चाहे हम कहीं स्रोत से डायरेक्ट ले रहे हैं, तो उसको अगर हम थोड़ा सा अपने घर पर प्रबंधन करके प्रयोग में लाएंगे तो वो अधिक अच्छा होगा। जैसे कि पानी हमने स्रोत से लिया है तो हम डायरेक्ट उसको इस्तेमाल न करके उसको थोड़ा सा सावधानी से फिल्टर से छान के या सूती कपड़े से छान करके, और अगर उबाल करके और ठंडा करके प्रयोग में लाएंगे तो बहुत सारी जो पानी में व्याधियां होती हैं, जो जैविक प्रदूषण है, वो समाप्त होगा। पानी की कठोरता भी अगर हम उबाल करके, ठंडा करके, छान करके लेंगे तो पानी की कठोरता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पानी में घुला हुआ TDS है, वो समाप्त हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि बरसात में पानी में टर्बिडिटी है तो हम उसके लिए घरेलू स्तर पर एलम का प्रयोग कर सकते हैं, फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनका हम थोड़ा सा ध्यान रख करके अपने पेयजल को थोड़ा सा शुद्ध बना सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है, और अगर दूषित जल हम पीते हैं तो उससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। और उत्तराखंड देवभूमि तो ऐसी भूमि है जहाँ प्राकृतिक जो हमारे नौले हैं, नदियां हैं, उनका जो जल है उसको बिना फिल्टर किए भी पिया जा सकता है। अगर उसको हम टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि उसकी शुद्धता उतनी है जितना जो है फिल्टर के पानी की है। पर अब धीरे धीरे प्रदूषित हो रही है नदियां, तो हमें इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अंत में, क्योंकि आप बहुत व्यस्तम कार्यक्रम से आपने समय निकाला है, तो मैं अंत में आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जिसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जल स्रोत प्रबंधन एवं जल गवर्नेंस के बारे में आपकी क्या राय है।
जी, क्योंकि जल स्रोतों का जब हम प्रबंधन करेंगे, उचित रूप से प्रबंधन करेंगे, तो हमारी जल की जो गुणवत्ता है वो खराब नहीं होगी। वह प्राकृतिक रूप से जो जल पाया जाता है उसकी गुणवत्ता में जो गुण होने चाहिए वो उसमें मेंटेन रहने वाले हैं। अब जल स्रोतों के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, हमारे आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं, नगरीय क्षेत्रों के हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष रूप से हो सकते हैं, उन जल स्रोतों के आसपास हमको स्वच्छता बनाए रखनी होगी। उन जल स्रोतों की एक निश्चित समय अंतराल के बाद में उनकी सफाई करनी होगी। उनको पॉल्यूट नहीं होने देना है, उनको कंटामिनेट नहीं होने देना है, और बाहर से कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा है, कूड़ा है, उसमें नहीं जाने देना है। तो हमारे जल स्रोतों का प्रबंधन एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, हमारे जो परंपरागत तरीके हैं उनको भी अपनाना होगा। साथ ही साथ हमें मिलकर के कुछ ऐसी नीति भी बनानी होगी कि हमारे जो जल स्रोत का जो जल है वो भविष्य में न केवल उसमें जल की आपूर्ति वर्ष भर बनी रहे, उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी होगी। तो इस तरह से जल स्रोतों का प्रबंधन हम मिलजुल करके कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जल स्रोत हैं उस संबंधित जलागम क्षेत्र में हम सघन वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों का हम वहां चयन करके उनका प्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि हमारा जो वर्षा जल है उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बढ़ेगा। पानी के भूजल की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आने की संभावना पूरी रहेगी। साथ ही साथ आपने एक प्रश्न और साथ में किया कि जल गवर्नेंस। हम अमूमन जैसा सोचते हैं, विभिन्न प्रकार की जो सरकार नीतियां बनाती है, चाहे वो प्रादेशिक सरकार की नीतियां हो सकती हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हो सकती हैं, जल की गुणवत्ता को लेकर की नीति हो सकती है, जल स्रोतों के प्रबंधन को लेकर के नीति हो सकती है। विभिन्न प्रकार की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो भी नीतियां सरकार निर्धारित करती है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन निचले स्तर तक हो जाए, एक बात। दूसरी चीज, उसमें सामाजिक सहभागिता सभी की रहे, सभी जागरूक हों और नीतियों का नीचे तक जो अनुपालन है वो सुनिश्चित हो, जिससे क्या होगा कि हमारा जो जल स्रोत है, जल स्रोत से जो जल हमें जिस प्रकार का मिल रहा है वो उस प्रकार का हमें न केवल मिलेगा, साथ ही साथ सभी को जल मिलेगा। कई बार क्या होता है, किसी क्षेत्र में सूखा पड़ गया, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो जलों का एक जो समान वितरण है उसको करने में भी जल गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ने नीतियां तो बना दी हैं, लेकिन हम आम नागरिक जो हैं, जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं, तो हम सभी के भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। कहीं अगर जल वेस्ट हो रहा है, कहीं पाइपलाइन लीकेज है, तो हमें थोड़ा सा एक मोबाइल कॉल करेंगे संबंधित विभाग को, वो आकर के उसको ठीक कर जाएंगे। सभी को पानी मिलेगा और सभी को पर्याप्त पानी मिलेगा और सभी को शुद्ध पानी भी मिलेगा। सरकार ने जो नीतियां निर्धारित की हैं, हमें उनका कड़ाई से अनुपालन स्वयं भी करना होगा, अनुशासित रूप से करना होगा। तो जो जल गवर्नेंस की अवधारणा है, हमें अपना जो जल का बिल है उसको समय पर भुगतान करना चाहिए। इस तरह की चीजें जितनी भी नीति नियंत्रण बनाते हैं, सरकार बनाती है, उनका पालन निचले स्तर तक होगा, तो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए समान रूप से शुद्ध जल उपलब्ध करा पाने की स्थिति में होंगे। और इस दिशा में उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र यानी यूसर्ग, जहां मैं कार्य करता हूं, वो कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए, विद्यार्थियों के बीच में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, गांव वालों के बीच में जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, विद्यार्थियों के लिए, बड़े विद्यार्थियों के लिए और शोध विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण, जल गुणवत्ता, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष भर संचालित होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सक्षम बनते हैं अपने जल स्रोतों के प्रबंधन और उनके वैज्ञानिक ज्ञान को लेकर के। धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी और आपने कहा कि जल स्रोत प्रबंधन एवं जल गवर्नेंस के लिए हमें भी अनुशासित रहना है और ये हमारी प्राथमिक हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम भी अनुशासित होकर के इन नियमों का पालन करें, अपने जल को बचाएं, जल स्रोतों को बचाएं। और उत्तराखंड में यूसर्ग जो है वो पहले से ही जल के लिए लगातार प्रयासरत है, जल को बचाने के लिए, जल को बचाने की अवेयरनेस फैलाने के लिए, बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए और लगातार प्रयासरत है। तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद ही है और साथ ही साथ यूसर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस दिशा में इतने बेहतरीन कदम उठा रहा है। और आपने भी इतने व्यस्तम कार्यक्रम से आप ने अपनी इस जो 2 दिवसीय वर्कशॉप है इससे समय निकाल करके हमारे श्रोताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।